तो दोस्तों आज की हम न्यूज़ स्टडी करेंगे 3 अक्टूबर। ये दृष्टि की जो आज की सारी खबरें हैं इसमें आई हुई हैं, तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे आज। पहली न्यूज़ है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ 2023 आया है। तो एनुअल सर्वे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, सीधा सीधा पूछते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और मेंस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आगे न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि रिलीज़ की इन्होंने किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। हाईलाइट्स क्या थी कि जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो है बाय इतना 12% के आसपास है। आउटपुट थी 5 पॉइंट इतनी की, और इतना उस पर एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई है उस पर। एंड इनपुट ये थी। वैल्यू मतलब चीज़ की उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस की है। कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड में आगे आई हैं। बेसिक मेटल है, मोटर व्हीकल्स हैं, केमिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और लेबर इंटेंसिव है, मतलब इनकी जो वैल्यू है बाहर ज़्यादा थी तो उन्होंने ज़्यादा पे किया है। और इन सभी सेक्टर्स ने नियरली 48% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में योगदान दिया है। तो फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और ये। और स्टेट्स है, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, गुजरात उसके बाद है, और तमिलनाडु उसके बाद है, फिर कर्नाटका और उत्तर प्रदेश है। अच्छा कर रहे हैं ये सारे। महाराष्ट्र याद रख लेना, अच्छा ही होता है हर बार इसका। गुजरात भी अभी अच्छा है, तमिलनाडु उसके बाद है। एम्प्लॉयमेंट इतने से ग्रो की है 6% से, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रांसलेट हुई है इनटू जॉब्स। इस दी सेक्टर्स ने 57 लाख जॉब्स प्रोड्यूस किए हैं आखिरी डिकेड में। तो जो लोगों को अमेंडमेंट्स मिलते हैं वो 5.7% से बढ़े हैं। और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका द टॉप स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंडक्ट करता है ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आता है। जो बीड़ी सिगार यूनिट्स आते हैं, बीड़ी सिगार के जो यूनिट्स हैं वो इस एक्ट में कवर होते हैं 1966 में। 48 याद रख लेना, पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अंडरटेकिंग नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो लार्ज इस्टेब्लिशमेंट्स जिन पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं वो इसमें लिस्ट किए जाते हैं। बिजनेस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। तो ये सभी इन AISI इन सभी को कवर करता है, फैक्ट्रीज़ को, बीड़ी सिगार के जो वर्कर्स हैं, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ के बेसिस पे ये डाटा अपना प्रोडक्शन बनाता है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होती है कि एडिशनल वैल्यू जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे टायर बने हैं और टायर बन चुके हैं, तो टायर की जो फर्दर ब्रांडिंग है, उसकी क्वालिटी को अगर किसी तरह से भी इन्हांस किया है और उस प्रोसेस में कुछ भी उस टायर की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा मिलेगी, उस बेसिस पे हम कहेंगे कि इस टायर पे इतनी वैल्यू बढ़ी है। तो वो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं कि सम्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग बोनसेस, सब कुछ मिला के जो होता है। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन टू इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अपॉर्चुनिटी है कि बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। 81 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की आई है, 18% से राइज हुई है। और ऊपर से ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। और मैन्युफैक्चरिंग का 17% का जो शेयर है GDP में, ये हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। रैपिड मॉडर्नाइजेशन की जा रही है, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, GST रिफॉर्म्स और नेशनल मार्केटिंग मिशन और PM मित्रा पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये पार्क जो हैं कपड़ों के लिए हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन तो पता ही है, स्वदेशी चीज़ बनेगी। GST रिफॉर्म्स आए हैं 5 और 18% के।
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के ऊपर हमें पता ही है कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो उस पर आपको कुछ % का रिटर्न देगी सरकार, और वो अगर या देश में बना होगा, और अगले साल जो आपने प्रोड्यूस किया था उसके ऊपर जो आप प्रोड्यूस करोगे फर्दर, जैसे आप पिछले साल आपने 10,000 करोड़ का कुछ बनाया, अगले साल आप 12,000 करोड़ का बनाओगे, जो इसके जो डिफरेंस है 2,000 करोड़ का, इस पे सरकार आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी, सारे पे नहीं मिलता। ये भी अच्छा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लोगों को अपस्किल करना है, ये आ गई। और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में तो हम आगे आ ही रहे हैं अभी, जो होते हैं हमारे सोलर पैनल्स बन रहे हैं। और आगे हम देखेंगे तो चैलेंजेस क्या है, लॉजिस्टिक्स का पता ही है हमें, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, वाटर पोर्ट्स और वेयर हाउसिंग, मतलब जो लॉजिस्टिक्स का इशू है वो इंडिया को भी खाई जा रहा है। मतलब बाकी दुनिया से 12-13% की यहाँ पे हम कॉस्ट है, चाइना में 6-7% ही है। तो जो 5-6% का जो मार्जिन जो लोगों को, जो किसी कंपनी को मिलता और वो उसको यूज़ करती, वो हमारा ट्रांसपोर्ट में ही ख़राब हो जाता है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है उनको क्रेडिट गैप्स, उनको पैसा नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे मिल रहा है। तो चाइना जैसे लो कॉस्ट कंट्रीज़ कौन सी, चाइना और वियतनाम, वो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चैलेंज है। अभी अडॉप्शन अच्छे से हुई नहीं है इंडस्ट्री 4.0 की, जिसमें MSMEs और जॉब डिस्प्लेसमेंट का इशू आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन तो हमारे यहाँ ही पड़ी है अभी, तो लिमिटिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ को भी लिमिट करेगी, काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो USA ने लगा दिए हैं, वो भी इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो और ऊपर से 4.7.4 वर्कफोर्स जो है ट्रेंड है, बाकी सब तो ऐसे ही बस कहीं पे काम मिल गया और कर लिया वाला सिस्टम है। डिकार्बनाइजेशन के ऊपर नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग के कंप्लायंस और ज़ीरो ग्रीन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को खर्चा करना पड़ता है, वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, चैलेंजेस अच्छा वर्ड है। तो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही हैं। अभी इंडिया और चाइना का जो स्केल है अभी मैच करना मुश्किल हो रहा है, चाइना काफ़ी आगे जा चुका है इस समय। देखते हैं इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो माइंडसेट कैसे चेंज हो ताकि हम चाइना की बराबरी कर सकें। चाइना एक जैसे कहते हैं ना, स्लीपिंग जायंट था और अभी वो जाग चुका है। इंडिया को भी अभी जागना है, पर लोग गलत चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो काम पे नहीं देते। उनकी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी माहौल ऐसा है। आगे व्हाट मैन्युफैक्चरर्स कैन स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल सेक्टर मोमेंटम, कौन से प्रोसेस हैं जो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मोमेंटम है उसको बना सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये हमारा मोमेंटम बना देगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं और स्मार्ट सिटीज़ के एनहांस कनेक्टिविटी की जा रही है। नेशनल मिशन ड्रिवन सेक्टोरियल ग्रोथ है, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, स्किल डेवलपमेंट एंड वर्क रेडीनेस है, PM कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया है, सेक्टोरल स्किल इनिशिएटिव्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड MSME सपोर्ट और GST रिफंड और स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी और EU बॉर्डर CBAM। तो ये सभी जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो हमारी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, इसका भी हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं जो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये EU बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है CBAM, ये फ़ायदा तो उनको देता है यूरोपियन यूनियन को, पर अगर हमारा प्रोसेस ही सस्टेनेबल होगा तो ऑब्वियस है कि बाकी चाइना और वियतनाम से हम अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर PV मॉड्यूल्स जो हैं और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। और कंक्लूजन हमारा ये है कि इंडिया का टारगेट है 35 ट्रिलियन का 47 पे। अभी तो हमारा देश 5-6% पे ग्रोथ मतलब अभी तो 7% पे ग्रोथ कर रहा है। अगर ये 12-11% पे नहीं जाएगा तो ये हमारा टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मुश्किल होगा। तो इस बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि कंक्लूजन, इसको अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन रिफॉर्म्स लगाने पड़ेंगे। जो हमने पढ़ा है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हमें अचीव करना होगा, और उनको करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा अच्छे से। और ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ मिशन सेक्टर। और आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और फिर मैं आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको लाइक दूंगा। आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये
अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो हमने 3 लॉस पढ़े हैं उनसे इंडस्ट्रीज़ की इलेक्ट्रिसिटी वाला, बीडीसी कार वाला और जो भी एक नॉर्मल था वो सभी को फैक्ट्रीज एक्ट वाला उनके बेसिस पे ही करता है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी ग्रो की है? 11% से, मतलब जो पिछले जो प्रोडक्ट है उससे 11% का इम्प्रूवमेंट आया है। बेसिक मेटल मोटर व्हीकल से चल रहा है। और विच स्टेट्स लेड? महाराष्ट्र, गुजरात पता ही है, और की चैलेंजेस क्या है वो भी पता है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ये क्वेश्चन है। ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इसका जो इंडेक्स है उस पर किसे हाईएस्ट वेट दिया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। ये क्वेश्चन थे 2017 में और 14 में आए। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। आगे हम चलते हैं। टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का भी देख रही हैं कि चाहे हमारा 12% से अच्छी प्रोडक्शन ग्रॉस वैल्यू एडेड चल रहा है, पर उससे भी जो पिछले 10 साल में जॉब्स क्रिएट हुई वो है 57 लाख। 57 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो एक जॉब वो अगर देखें कि वो 3-4 की फैमिली को सपोर्ट करेगी, तो 57 इंटू 4 कर दीजिए आप। वो इतनी फैमिलीज़ को, इतने लोगों को वो जॉब्स बेसिकली सपोर्ट करती हैं। 57 लाख का कर लो तो इंटू 4, तो अराउंड मतलब 2-3 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर रही हैं वो सभी कुछ। तो 2-3 करोड़, बाकी के जो 140 करोड़ है उनका क्या होता होगा, वो उसी बारे में बात हम कर रहे हैं। पहले तो चलो ये तो नई जॉब्स थी, फिर भी हमारा देश में अभी भी 5-7% जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्या करेंगे। तो टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इन इंडिया, इसके बारे में है। अभी न्यूज़ में क्यों है कि लीडिंग ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज फर्म जो हैं वो बोल रही हैं कि इंडिया को 2% ट्वाइस ग्रोथ करनी पड़ेगी। अभी जो मैं बोल रहा था कि अगर आप 7% है तो 12% की ग्रोथ करनी पड़ेगी आपको। अनफ जॉब्स फॉर इट्स यूथ टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट। इन कंपैरिजन आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया कि 6.5% से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, बट जो थोड़ा सा ज़्यादा है जो सोचा गया था 6.1 से, जो हमारी 10 ईयर एवरेज है वो 6.1 पे आ चुकी है। अभी वो बोलते हैं इसको 12 पे लेके जाओगे तो अपना देश में कुछ तरक्की, असली तरक्की होगी। तो स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी स्टडी कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो चाहता है कि वो सीख कर है एम्प्लॉयमेंट, पर वो एम्प्लॉयड नहीं है। इसका टोटल फोर्स जो होती है, लेबर फोर्स, कुछ एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसके बेसिस पे ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं और इसमें से निकाल दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं अभी सीख कर रहे हैं। जैसे स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसमें ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट फेल टू 5%। और 15 से इतना, ये जो एज ग्रुप है इसमें इतनी लोग अनएम्प्लॉयड है। नहीं, इसमें जो है इतने 15% लोग हैं जो अभी वर्क फोर्स में एंटर कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, और बाकी जिनको मिल रही है उनका कुछ कह नहीं सकते। तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो 2024 में आई थी बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो इंडिया के यूथ के बारे में बात करती है। कंपैरेटिव कंटेक्स्ट, अगर आप एशिया से बाकी का कंपैरिजन करें तो अनएम्प्लॉयमेंट 16% है। हायर 10% है यूएसए में, जो इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया से। तो ये सब हम फेस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें कौन सी आएंगी? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि एक काम को जो करने वाला एक बंदा है वहाँ पे 3 जाने काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल मिसमैच होता है इसमें। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि कुछ समय काम मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेम्परेरी जॉब ट्रांजिशन पीरियड है, आप एक जॉब करते हो, अच्छा अभी ख़त्म, दूसरी में जाओगे तब ख़त्म। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो इकोनॉमिकल साइकिल्स कॉजेस फ्लक्चुएशन इन जॉब अवेल, जो इकोनॉमी के साइकिल हैं उनके बेसिस पे जो जॉब छूटती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें काम ही टेम्परेरी पर्पज से मिला है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जैसे पीएचडी करने वाला बंदा पीएन लग जाए तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसकी जो स्किल्स हैं और इनसफिशिएंट आवर्स उसको काम में रखा गया है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्करेज इंडिविजुअल्स नॉट सीकिंग वर्क, मतलब
जो कुछ लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि वो पढ़ते ही चले जाते हैं, पीएचडी कर ली, आगे कर लिया, वो अच्छा काम कर सकते थे, बट वो काम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता है उनकी मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है, तो वो हिडन ही रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो डेमोग्राफिक प्रेशर है, इतने ज़्यादा लोग हैं तो काम कहाँ से मिलेगा? सभी कुछ भी लेके काम करे जा रहे हैं। तो बाकी दुनिया में जो डिविडेंड साउथ एशिया में राइज़ किया है, हमारे में राइज़ कर रहा है, बाकी में फॉल कर रहा है, तो उसकी इशू तो है ही है। स्किल मिस मैच है, सिर्फ 4.7% लोग ही हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, बाकी सभी तो ऐसे ही मतलब कुछ सीखा नहीं है और काम के लिए बेचारे लगे हुए हैं। वो तो हमारा स्ट्रक्चरल और सिस्टम फेलियर है, तो उसके बारे में हम क्या ही बात करें। तो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, एजुकेटेड यूथ प्रेफर करते हैं और मैनुअल को नहीं करते, और यहाँ मैनुअल का कुछ है भी नहीं, लक्कड़ और कर लो आप तो मिलता भी कुछ नहीं है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है उसमें। और जॉबलेस जो ग्रोथ है ये हमारे 6.5% पे और 7.8 पे है। इज नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स, हमने पहले भी देख लिया है, इसको डबल करना पड़ेगा। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर हमारा सिर्फ 2% है, इसको कम कर 10% तो करो, इतना बड़ा देश है हमारा। और जेंडर डिस्पैरिटी है, फीमेल को काम नहीं मिलता, फीमेल काम ही नहीं करती बेसिकली, तो 25% है। फीमेल काम करेंगी तो एक स्ट्रक्चरल और सोशल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स ख़त्म करोगे तो वो काम कर पाएंगी ना। और ऊपर से जो अभी एआई आ चुकी है, ये 69% ऑफ द जॉब्स को थ्रेटन कर रही है इंडिया में। 69% बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, तो बची कौन सी 10% जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप देख लो वही बची हैं। और पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस तो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी जाने ही वाली है, ये पहले जाएगी, ये बाद में जाएगी, डाटा एंट्री भी इसी के साथ जाएगी। तो रीस्किल हो जाओ अभी से ही, एआई को यूज़ करना शुरू कर दो, बच्चे बच जाएंगे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी हमारे देश में 45% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अभी ये आपको बताना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाती है, कोई खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए नहीं होगा तो बनाने वाला क्या बनाएगा, तो उसके कारण उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। जो आपकी प्रोडक्शन है, डिमांड लो हो जाती है, साइकिल लो हो जाती है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं करता, तो बिज़नेस का कम करना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन। जो मशीनें 100% प्रोड्यूस कर सकती थी, अभी वो 50% प्रोड्यूस करेंगी, तो मशीनों की एफिशिएंसी गई पर उनकी कॉस्ट नहीं ना जाएगी नीचे, तो उसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन मशीनों को मेंटेन भी करना पड़ेगा। पर कम प्रोडक्शन से उनकी कॉस्ट नहीं, स्केल ख़त्म हो जाता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी डाउन हो जाता है। इनक्रीज पावर्टी और इनइक्वालिटी आएगी, तो वो तो हमें पता ही है, जब एआई से जब बड़े वाले काम करवा लेंगे तो छोटे वाले क्या करेंगे, पावर्टी और इनइक्वालिटी में रह जाएंगे, सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इससे। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो यूथ करेगा क्या, फ्यूल्स सोशल अनरेस्ट, क्राइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एलियनेशन। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट अच्छा रखें। आगे मेंटल हेल्थ और स्किल क्राइसिस तो हैं ही हैं, तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये सब कुछ होगा। फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट अभी फिर क्या करेगी, फ्री बीज बांटेंगी और वोट ले लेगी सबके, तो ये तो चलेगा ही, तो आप तो वोट डाल दोगे, बट फिजिकल बर्डन देश का बढ़ जाएगा। इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनिशिएटिव देख लीजिए, गवर्नमेंट अपना जोर तो लगा रही है, महात्मा गांधी जी भी कर रहे हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो इतने समय से चल रही स्कीम है। स्टार्टअप चला दिए, एक हमारा आईआईटी मद्रास है, वो इस समय सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स, 12,000 करोड़ के स्टार्टअप्स उनकी फंडिंग में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, ये योजना है, याद कर लो। मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को लाइवलीहुड और स्माइल जो है ये भी है। एमजी नरेगा, कितनी स्कीम्स आज हमने पढ़ ली हैं, आप सभी याद कर लो। याद क्या करोगे, रोज़ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या पढ़ना है। पीएम सम्मान निधि स्कीम जो थी और बायलैटरल फ्री लोन दे रही है स्ट्रीट वेंडर्स को, ये भी अच्छा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है जो एंड टू एंड सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, वो भी अच्छा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे बच्चों की एनहेंसमेंट कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे, NRLMs, जो रूरल वुमेन हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फोकस ऑन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा।
अभी रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है? आर नीडेड टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कौन से रिफॉर्म चाहिए जो इंडिया को टैकल करने पड़ेंगे? तो इसमें आगे है बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेबर अच्छी होनी चाहिए, वो वाली मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिज स्किल गैप करो और सपोर्ट फॉर एमएसएमईज, एड्रेस एंड एग्रीकल्चर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कंक्लूजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जॉबलेस ग्रोथ है, स्किल मिसमैच है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है। तो इसका कारण क्या है कि आपको हायर जीडीपी ग्रोथ, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट, लेबर इंटेंसिव तो रखना ही पड़ेगा अगर इस देश को चलाना है, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो सकता है इस देश में। आपको अनएम्प्लॉयमेंट का देखना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।